Hello all and welcome back again to Recognition IAS General Studies classes। NCERT की क्लास हम लोग कर रहे थे और NCERT में हम लोग हिस्ट्री के क्लास 6th के टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इस डिस्कशन में हम लोग NCERT बेस्ड डिस्कशन करते हैं जो कि एक UPSC फ्लेवर के साथ होती है। इसके अलावा डेली आंसर राइटिंग के बेसिस पर आप आपके जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है वो भी कर रहे होते हैं। डेली आंसर राइटिंग की जो प्रैक्टिस होती है वो इसी NCERT के ही क्रोनोलॉजी में चल रही है। तो दोज हु वांट टू टेक द डेली आंसर राइटिंग कोर्स दे कैन एनरोल एंड टेक द मेंबरशिप ऑफ 599 पर मंथ। लास्ट क्लास में अगर एक बार क्विकली रिवाइज किया जाए तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था चैप्टर नंबर 1 से। अगर एक बार क्विक वे में देखें कि क्या क्या हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है जिसे कि एक आइडिया लगे, तो सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था, जब हम लोग चैप्टर 1 में आते हैं तो चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था वॉट, वेयर, हाउ एंड व्हेन को लेकर के। सो यहाँ पर वॉट, वेयर, व्हेन एंड हाउ को लेकर के जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था, यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा था कि हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से ह्यूमन इवॉल्व हुए हैं, ये ह्यूमन किस तरीके से इवॉल्व होने के बाद में अल्टीमेटली सिविलाइज्ड हुआ है, सिविलाइजेशन डेवलप किस तरीके से हुई है और ये सिविलाइजेशन धीरे धीरे किस तरीके से एक अंपायर का रूप ले लिया है, एक साम्राज्य का रूप ले लिया है, किंगडम का रूप ले लिया है। उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था हमारे चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर नंबर 1 के बाद में हमारे पास आ जाती है अब स्पेसिफिक चैप्टर नंबर 2। इस चैप्टर नंबर 2 में ये बताया गया है कि ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। तो यहाँ पर हम लोग अर्लीस्ट पीपल का मतलब ये हो गया कि किस तरीके से ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ था। यहाँ पर हम लोगों ने पैलियोलिथिक एज, नियोलिथिक एंड मीजोलिथिक, इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था। हम लोगों ने ये भी देखा था कि इस पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक एज में किस तरीके से एक ह्यूमन जो एक हंटर और गैदरर हुआ करता था वो अब धीरे धीरे अपने आप को एग्रीकल्चर में तब्दील कर लिया था और धीरे धीरे एक जगह पर परमानेंटली रहने लगा था। परमानेंटली रहने के कारण से अब यहाँ पर धीरे धीरे एक सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ और सोसाइटी के डेवलपमेंट के बाद में अल्टीमेटली चीज़ें हो गई। इसी चीज़ को और ज़्यादा रिफाइंड वर्जन में हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 3 है जहां फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड को लेकर के है। सो दिस इज गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। इस गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड में हम लोगों ने ये चैप्टर में डिस्कशन किया कि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ, किस तरीके की सेटलमेंट हो रही है, नदियों के किनारे क्यों हो रही है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने प्राइमरली डिस्कशन किया था। चैप्टर नंबर 4 फिर आता है हमारे पास में। चैप्टर नंबर 4 में जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन किया था, यहाँ पर है अर्लीस्ट सिटीज़ को लेकर के। इस अर्लीस्ट सिटीज़ में हम लोगों ने डिस्कशन किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन और इसके अलावा जो हमारे एक्सकवेटेड साइट्स हैं, जैसे कि इनाम गांव की साइट हो गई, आलमगीरपुर की साइट हो गई, एटसेट्रा एटसेट्रा। इन सभी साइट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। इसके जो स्पेशलिटीज़ हैं उनके बारे में भी हम लोगों ने बात किया हुआ था। चैप्टर नंबर 4 के बाद में हमारे पास में नेक्स्ट चैप्टर आती है चैप्टर नंबर 5। इस चैप्टर नंबर 5 में हम लोगों ने बात किया था बरियल्स को लेकर के। अब चूंकि हम लोग ऑलरेडी एक्सकेवेटेड साइट्स के बारे में बात कर लिए थे, तो इस एक्सकेवेटेड साइट के बाद में अब हम बरियल के बारे में देखते हैं। बरियल में मतलब यहाँ पर हम लोगों ने देखा था मेगालिथ्स के बारे में। हम लोगों ने देखा था कि जो मेगालिथ्स हैं वो डिफरेंट तरीके के थे और साथ ही साथ में कई तरीके के फिलॉसफीज़ के बारे में भी हमें पता चलता है, जैसे कि ये लोग रीबर्थ में विश्वास करते थे, एनिमल हंटिंग करते थे, डोमेस्टिकेशन करते थे, पॉटरी का इस्तेमाल किया जाता था, ग्रोइंग फूड वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा। इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है। हमें ये भी पता चलता है यहाँ पर कि ये एक ह्यूमन जो यहाँ पर निकल करके आ रहा है वो एक अब क्लासिफाइड ह्यूमन निकल करके आ रहा है। क्लासिफाइड का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर अमीर और गरीब ये दो तरीके के क्लास हमें देखने को मिल रहे थे, जहाँ पर डिफरेंट टाइप के बरियल्स के बेसिस पर वी हैव क्लासिफाइड दोज थिंग्स। चैप्टर नंबर 5 के बाद अब हमारा आता है चैप्टर नंबर 6 और इस चैप्टर नंबर 6 में हम लोग देखने वाले हैं किंगडम, किंग एंड द अर्ली रिपब्लिक के बारे में। तो यहाँ पर जो मेन सवाल आएगा किंगडम को लेकर के है। किंगडम क्योंकि अब धीरे धीरे हम लोगों ने देखा कि जो मतलब वैदिक एज था वो वैदिक एज अब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है जनपद और फिर महाजनपद में। एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं और फिर हम लोग डायरेक्टली जरा जंप करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 6 में, ताकि वहाँ पर जो जो चीज़ें हैं उनको 1 बाय 1 करके हम लोग डिस्कशन कर सकें। सो दिस वाज द थिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड। यह हम लोगों ने सारी डिस्कशन कर ली थी। अब हमारे पास में चैप्टर नंबर 6 आ जाता है। एक बार जरा इसके एक क्विक
क्विक ओवरव्यू देख लेते हैं ताकि एक आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास में डिस्कशन करने को है। देखिए, हम लोगों ने शुरुआत में देखा कि जो ह्यूमन था, ह्यूमन शुरुआत में एक इवोल्यूशनरी ह्यूमन के तौर पर था। ये जो इवोल्यूशनरी ह्यूमन था वो एक हंटर और गैदरर हुआ करता था, हंटर एंड गैदरर। हंटर और गैदरर होने के बाद अब यहाँ पर दिस इज गैदरर होने के बाद अब यहाँ पर इसको अग्नि की खोज हुई, यानी फायर हो गया। फायर के साथ साथ अब यहाँ पर ये एग्रीकल्चर करने लगा था। एग्रीकल्चर करने के साथ साथ अब यहाँ पर इसे व्हील यानी पहिए का भी आविष्कार हो गया। तो इन सब चीज़ों के बाद में ये जो ह्यूमन है वो अब परमानेंटली सेटल्ड ह्यूमन हो गया। दिस इज परमानेंटली सेटल्ड ह्यूमन हो गया, मतलब कि एक जगह पर ये रहने लग गया था। एक जगह पर रहने के कारण से अब धीरे धीरे इन लोगों में एक कम्युनिटी डेवलप होना शुरू हो गई। अब ये जो कम्युनिटी थी, ये कम्युनिटी एक दूसरे के साथ में पर्सनल के साथ साथ अब ये कम्युनिटी वर्क भी करना शुरू कर दिए थे। कम्युनिटी को एक साथ जोड़ने के लिए कम्युनिटी म्यूज़िक हुआ करती थी, कम्युनिटी डांस हुआ करते थे और कई तरीके के अब फेस्टिवल्स वगैरह भी मनाए जाने लग गए थे। इन सब चीज़ों के बाद में हम लोगों को देखने को मिलता है ये जो कम्युनिटी थी अब एक दूसरे के हेल्प लेने लग गई थी। और इस हेल्प लेने से हुआ ये कि एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के मतलब एक क्लियर डिवीज़न हमें देखने को मिलने लगता है। और ये क्लियर डिवीज़न हमें ऋग्वेदिक पीरियड्स के दौरान से ही देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों को ऋग्वेदिक और लेटर वैदिक पीरियड, ये दो डिवीज़न हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ऋग्वेदिक पीरियड में यहाँ पर जितने भी हमारे रिलीजियस चीज़ें थी, रिलीजियस चीज़ों का कहने का मतलब जैसे रिलीजियस रिचुअल्स का होना, प्लस साथ में यहाँ पर रूरल लाइफ का होना, प्लस साथ में यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री का होना, इन सब चीज़ों के बारे में ऋग्वेदिक सभ्यता में, ऋग्वेदिक सिविलाइजेशन में हमें देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर ऐसा कोई खास आर्मी नहीं हुआ करती थी, यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेटिव हुआ करता था जिसे हम लोग किंग के नाम से जानते थे, राजा के नाम से जानते थे, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा कुछ खास पावर नहीं थी। लेकिन हाँ, एक चीज़ थी, दिस वॉज अकाउंटेबल सिस्टम। ये एक अकाउंटेबल सिस्टम हुआ करता था, मोनार्कियल था लेकिन अकाउंटेबल सिस्टम हुआ करता था, जहाँ पर सभा होती थी, समिति होती थी, विदत होते थे, गढ़ होते थे, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस सभा, समिति, विदत और गढ़ के बेसिस पर जो साम्राज्य था वो एक रिप्रेजेंटेटिव, दिस वाज रिप्रेजेंटेटिव सोसाइटी के फॉर्मेट में था। लेकिन ये सारा सिस्टम धीरे धीरे डिक्लाइन होता है और एक मोनार्कियल स्टेट में डेवलप होना शुरू होता है लेटर वैदिक पीरियड के दौरान से। इस दौरान में या इस दोनों के बीच में जो क्लियर डिवीज़न देखने को मिलता है हमें, वो है आयरन की डिस्कवरी को लेकर के। आयरन की खोज हो गई थी और आयरन की खोज होने के बाद में अब यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें बदल चुकी थी। क्या बदलाव आखिर में आया था, आखिर में वो चेंज क्या क्या था? कई तरीके के चेंजेस थे। जैसे इस समय तक हमारे पास में वर्ण सिस्टम हुआ करती थी। इस वर्ण सिस्टम में 4 वर्ण हुआ करते थे। एक होते थे ब्राह्मण, दूसरे क्षत्रिय, तीसरे वैश्य और फिर होते थे शूद्र। अब यहाँ पर कोई खास शुरुआत में तो ऐसा कोई बर्थ पे बेसिस पर नहीं था, इट वॉज बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क, कौन किस तरीके का काम कर रहा है। तो एक क्लासीफाई सिस्टम बना के रखा गया था बैलेंस सोसाइटी के लिए। लेकिन अब हुआ ये कि जो क्षत्रिय थे इनको अब औजार मिल गए, मतलब इनको तलवार मिल गया, स्वॉर्ड मिल गया। इसी तरीके से जो वैश्य थे इनको अब एग्रीकल्चर करने के लिए मिल गया। एग्रीकल्चर क्यों? क्योंकि अभी तक ये लोग प्लॉशेयर मतलब कि लकड़ी के हल बना करके रखते थे, लेकिन अब वो लोहे का हो गया, जिस कारण से अब एग्रीकल्चर और ज़्यादा अच्छी हो गई थी। तो अच्छा खासा यहाँ पर हमें एक प्रॉफिट देखने को मिलता है। शूद्रों को यहाँ पर हुआ ये, इनको अच्छा खासा काम मिल गया, क्योंकि कहीं ना कहीं प्लॉ बनाना जो लोहे का है, या फिर हमारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो हमारे पास में आइटम्स है उनको बनाना हो गया, या फिर स्वॉर्ड बनाना हो गया। तो कुछ भी अगर करना है तो कहीं ना कहीं इनके पास भी अच्छा खासा काम आ गया था, वर्क आ गया था। ब्लैक स्मिथ हो गए, गोल्ड स्मिथ हो गए, एटसेट्रा एटसेट्रा, इनके पास में कई सारे काम हमें देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर जो क्लास बचा वो था ब्राह्मण क्लास। कहीं ना कहीं ब्राह्मण क्लास अब अपने आप को रिचुअल्स में बांधना शुरू कर दिया, और इस रिचुअल्स में बांधने के कारण से ही अब ये अपने आप को डोमिनेंट पोजीशन में लाना शुरू कर दिए। डोमिनेंट पोजीशन इन द सोसाइटी में ये लोग लाना शुरू कर दिए, और कहीं ना कहीं वो बाकी का जो ग्रुप है, इस ग्रुप पर एक तरीके से रिलीजियस रिचुअलिस्टिक मेथड के थ्रू अपनी डोमिनेशन दिखाने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान में अब यहाँ पर कई सारी चीज़ें हुई। यहाँ पर अब धीरे धीरे किंगडम डेवलप होना शुरू हो गया था। किंगडम डेवलप होना शुरू हो गया। अब ये जो किंगडम है वो अब अपने पॉलिटिकल सोवरेनिटी को ले आना चाहता था, पॉलिटिकल सोवरेनिटी को लेकर के आना चाहता था। पॉलिटिकल सोवरेनिटी में ले आने के लिए
अब यहाँ पर आखिर में चैप्टर की जो शुरुआत होती है उसमें यही कहा गया है कि आखिर में जो मैन है ये रूलर किस तरीके से बने थे। अब यहाँ पर अगर बात किया जाए रूलर की कहानी, तो रूलर की कहानी किस तरीके से बने, यहीं से आपका चैप्टर शुरुआत होता है। अब आज की डेट में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास तो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, कई सारे मतलब मैक्सिमम कंट्रीज़ में डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लेकिन इसके अलावा हमारे यहाँ पर मोनार्कियल सिस्टम भी अब देखने को मिलता है। कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर अभी भी मोनार्कियल सिस्टम चलता है। मिडिल एशिया में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर है। यही जो मोनार्कियल सिस्टम है, यही सिस्टम उस समय भी चला करता था। डेमोक्रेसी तो बहुत बाद की चीज़ है, मोनार्कियल सिस्टम बेसिकली चला करता था। अब इस मोनार्कियल सिस्टम में कौन आखिर में डोमिनेंट पोजीशन पर होगा, कौन पावरफुल पोजीशन पे होगा, इस पावरफुल पोजीशन को देखने के लिए अल्टीमेटली अब यहाँ पर क्या हथियार अपनाया जाए। इसके लिए हथियार अपनाया गया था अश्वमेध यज्ञ। दिस इज अश्वमेध यज्ञ। इस अश्वमेध यज्ञ के जरिए यहाँ पर एक अश्व यानी कि जो घोड़ा था, हॉर्स था, इसकी सैक्रिफाइस दी जाती थी। सैक्रिफाइस का मतलब क्या चीज़ है? ऐसा नहीं है घोड़े को मार दिया जा रहा है। हॉर्स सैक्रिफाइस का मतलब ये है कि एक घोड़ा है उसको छोड़ दिया जाएगा और वो जिस जिस एरिया में जाएगा उस एरिया में अल्टीमेटली जिस राजा ने घोड़ा छोड़ा है उसकी सॉवरेनिटी होती है, यानी कि वो पावरफुल सिस्टम पे बना रहेगा, वो पावरफुल रहेगा। और जो भी उस घोड़े को पकड़ेगा फिर अल्टीमेटली वही उसके मतलब राजा के साथ में उसे युद्ध करना पड़ेगा, या तो वो जीतेगा या हारेगा या जैसी भी चीज़ें होंगी अकॉर्डिंगली वहाँ पर उसके पावर की टेस्टिंग हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए इस राजा के, अगर हम लोग देखते हैं इस राजा के दरबार में, इस राजा के यहाँ पर आखिर में कौन कौन इंपॉर्टेंट पोजीशन में था, तो यहाँ पर जो आपका बुक है वहाँ पर ये कहा जाता है कि इस बैटल में चैरियट हुआ करता था। दिस इज चैरियट। और ये जो है बैटल में राजा की गुणगान करता था, बताता था किस तरीके से राजा ने मतलब वॉर में किस तरीके से उसने अपना साहस दिखाया है, किस तरीके से अपना शौर्य दिखाया, इनके बारे में बता देता था। इसके अलावा यहाँ पर इनके रिलेटिव्स हुआ करते थे, जिसमें पुत्र हो गए, पत्नी हो गई, ये लोग हुआ करते थे। प्लस साथ में कुछ रिचुअल्स वगैरह प्रैक्टिस किया जाता था। इसके अलावा यहाँ पर प्रीस्ट हुआ करते थे। प्रीस्ट हुआ करते थे जो राजा को एक तरीके से डिसीजन लेने में हेल्प भी करते थे और साथ ही साथ में यहाँ पर रिचुअल्स परफॉर्म करने में हेल्प किया करते थे। इसके अलावा कुछ यहाँ पर ऑर्डिनरी पीपल हुआ करते थे। ये जो ऑर्डिनरी पीपल थे, ये जो कॉमन लोग थे, कह सकते हैं जनरल पीपल, उसमें विश हुआ करते थे। विश मतलब जो वैश्य हुआ करते थे, ये इनको गिफ्ट दिया करते थे। इसके अलावा कुछ लोग थे जो शूद्र थे और कहीं ना कहीं मतलब प्रीस्ट जो है इन लोगों को रिचुअल से हटा करके रखे थे, एक्सक्लूड करके रखे हुए थे। यहाँ से एक आइडिया ये लग जाता है कि कहीं ना कहीं अब जो सोसाइटी है उस सोसाइटी में जो वर्ण सिस्टम है, ये वर्ण सिस्टम धीरे धीरे और ज़्यादा प्रिवेल करना शुरू कर दिया था। और यहीं से कहीं ना कहीं जो शूद्रों की स्थिति है वो काफ़ी हद तक डिक्लाइन करना शुरू कर दी थी और आगे आने वाले टाइम में तो खैर हमें एक अच्छी खासी डिक्लाइनिंग पोजीशन देखने को मिल जाती है। ये तो हो गया वो सिस्टम जहाँ पर चीज़ें निकल करके आईं। अगर हम लोग बात करें कि आखिर में ये जो हमारा वर्ण सिस्टम है, इस वर्ण सिस्टम की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, कहाँ से चीज़ें निकल करके आ रही हैं, तो देखिए इसकी जो शुरुआत होती है वो ऋग्वैदिक पीरियड से ही होती है। ऋग्वैदिक पीरियड में इनफैक्ट ऋग्वेद में खुद इसका मेंशन किया गया है, मंडल नंबर 10 में इसका मेंशन किया गया है वर्ण सिस्टम के बेसिस पर। हालांकि ये जो वर्ण सिस्टम है ये काम को लेकर के था, वर्क को लेकर के था, लेकिन अगेन वही धीरे धीरे ये जो वर्क है वो बर्थ बेसिस पर, एक तरीके से कह लीजिए बर्थ बेसिस पर ये रिप्लेस कर दी गई थी। अब यहाँ पर धीरे धीरे जो प्रीस्ट थे, इन प्रीस्ट का एक डोमिनेशन हो गया था। प्रीस्ट मतलब कि जो ब्राह्मण्स थे इनका अपना एक डोमिनेशन हो गया था और डोमिनेट करने के बाद में कहीं ना कहीं डोमिनेट करने के बाद में कहीं ना कहीं ये लोग अच्छा खासा मतलब एडवांटेज लेकर के रखे हुए थे सोसाइटी में। लेकिन अभी भी यहाँ पर सोसाइटी में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर भी जो क्लास था वो मतलब काफ़ी बटा हुआ नहीं था। कहने का मतलब लेटर वैदिक सोसाइटी में जब तक हम लोग आते हैं तो दिस इज़ लेटर वैदिक सोसाइटी। इस लेटर वैदिक सोसाइटी में आते आते हमें यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिली, जैसे कि हमारे कंपोज किए गए कई सारे नए वेद, जैसे सामवेद हो गए, यजुर्वेद हो गए, अथर्ववेद हो गए, ये कंपोज किया गया प्रीस्ट के द्वारा। इसके अलावा सोसाइटी में अब रूल बनाए जाने शुरू कर दिए गए थे, तो सोसाइटल रूल्स जो है वो अब लेट डाउन यानी कि अब इसको बनाया जाना शुरू कर दिया गया था। प्लस साथ ही साथ में रिचुअल को किस तरह से परफॉर्म करना है, तो रिचुअल परफॉर्मिंग प्रैक्टिसेस भी यहाँ पर अब बताई जाने लग गई। रिचुअल परफॉर्मिंग प्रैक्टिसेस भी यहाँ पर अब बताई जाने लग गई थी। इसके अलावा अब सोसाइटी में एक अच्छा खासा डिफरेंशिएशन भी देखने को मिल रहा था। दो तरीके के लोग थे, एक था जो रिच क्लास था और दूसरा था जो पुअर क्लास था। जो रिच क्लास था ऑब्वियसली उसको आप देख सकते हैं, आयरन की खोज होने के बाद में कौन कौन रिच हो जाएगा, तो सबसे पहले तो प्रीस्ट ही आ जाएंगे। प्रीस्ट के अलावा वॉरियर हुआ करते थे, क्योंकि इनके पास तो युद्ध लड़ना है तो सीधी सी बात है इनके पास में रहेगा। फार्मर हुआ करते थे। फार्मर के अलावा
यहाँ पर हमें ट्रेडर देखने को मिलते हैं जो कि एक इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते थे सोसाइटी में। फिर एक पुअर क्लास हो गया जो कि फॉरेस्ट ड्वेलर था, दिस इज फॉरेस्ट ड्वेलर हुआ करता था जो कि पुअर क्लास था। इसके अलावा जो फिशिंग करते थे या फिर जो लेबर का काम किया करते थे, ये लोग एक तरीके से पुअर थे। समय के साथ में इन पुअर लोगों को धीरे धीरे अनटचेबल की कैटेगरी में ले आ दिया गया। समय के साथ एक्चुअली दो चीजें हुई थी, एक पुअर क्लास अनटचेबल बनता चला गया था और दूसरी चीज कहीं ना कहीं अब यहां पर जो क्षत्रिय थे ये लोग रिवोल्ट करना शुरू कर दिया अगेंस्ट ब्राह्मण्स। रिवोल्ट कहने का मतलब कि ये जो बाई बर्थ वाला सिस्टम है, ये बाई बर्थ सिस्टम से ब्राह्मण्स वर टेकिंग द डोमिनेंट पोजीशन इनटू द सोसाइटी, और इस कारण से ये रिवोल्ट हुआ। और इस रिवोल्ट होने के बाद में कुछ नए तरीके की फिलॉसफीज हमें सामने देखने को मिल जाती हैं। ये जो नए तरीके की फिलॉसफीज हैं, इसमें दो नए रिलीजन देखने को मिलते हैं। एक हो गया जो बुद्धिज्म निकल करके आया था और दूसरा इसी तरीके से जैनिज्म निकल करके आया था, जिसको कि हम लोग आने वाले चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में बेसिकली हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो ये हम लोगों को देखने को मिल जाता है हमारा जो ये कास्ट सिस्टम या फिर वर्ण सिस्टम जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ये हमें देखने को मिल गया था। इस तरीके से चीज़ें बेसिकली चल रही थी। अब यहाँ पर अगर देखा जाए क्या क्या किसका किसका काम था, क्योंकि अल्टीमेटली इट वॉज बेसिकली द रिचुअल जो प्रैक्टिस करनी होती थी। अब यहाँ पर जो प्रीस्ट क्लास था, प्रीस्ट का मतलब हो गया जो ब्राह्मण कैटेगरी हुआ करती थी, ब्राह्मण का काम हुआ करता था ये लोग वेद को पढ़ाते थे, टीच एंड स्टडी, दोनों वेदास, टीच एंड स्टडी वेदास, ताकि वो चीज़ों को परफॉर्म करवा सके। क्या परफॉर्म करा सके? रिचुअल्स को परफॉर्म करवा सके, ये हुआ करता था। इसके अलावा यहाँ पर गिफ्ट रिसीव किए जाते थे, तो ये लोग गिफ्ट भी रिसीव किया करते थे। क्षत्रियास के बारे में अगर बात किया जाए तो क्षत्रियास का काम हुआ करता था लोगों को बचाना, प्रोटेक्ट पीपल, दिस इज प्रोटेक्ट पीपल, लोगों को बचा करके रखना, प्लस साथ ही साथ में कहीं ना कहीं ये लोग अपनी टेरिटरी एक्सपेंशन का भी काम हुआ करता था इनका। टेरिटरी एक्सपेंशन, एरिया, नए एरिया को लेकर के आना, क्योंकि नया एरिया का मतलब वही हो गया कि फार्मिंग के लिए या फिर अपना किला बनाने के लिए इन लोगों को अपना नया एरिया लाना पड़ेगा। फिर हमारे पास होते थे वैश्य। जो वैश्य हुआ करते थे ये मेनली ट्रेडिंग का काम करते थे, इसमें फार्मिंग का ही एक तरीके से कह सकते हैं मेन काम हुआ करता था। फार्मिंग हो गया, ट्रेडिंग का काम हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये काम ये लोग किया करते थे। क्रिटिसिज्म के बारे में तो हम लोगों ने डिस्कशन कर ही लिया कि कहीं ना कहीं अब ये धीरे धीरे क्रिटिसाइज करना शुरू हो गया था, क्रिटिसिज्म इसकी होनी शुरू हो गई थी। नेक्स्ट जो टॉपिक आपके पास में बताया गया है, जस्ट यहाँ पर ब्रेक करके अब यहाँ पर सिस्टम बताया गया है पॉलिटिकल स्टेटस को लेकर के, या फिर बात किया जाए पॉलिटिकल सिचुएशन क्या चल रही थी उस समय, उसके बारे में बताया गया है। तो एक बार क्विकली अगर देखा जाए पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, तो देखिए सबसे पहले क्या था, मनुष्य जो ह्यूमन था वो एक कम्युनिटी में बना करके रहना शुरू कर दिया, और यहाँ से फिर ये धीरे धीरे सोसाइटी का ही जन्म हुआ। कम्युनिटी बनाने के बाद में अब यहाँ पर थोड़ी थोड़ी पॉलिटिकल पावर लेकर के आनी शुरू हो गई थी, बिकॉज टू डिफरेंट कम्युनिटी कैन फाइट अमंग ईच अदर। और इसके लिए फिर यहाँ पर जन का एक कह लीजिए कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर निकल करके आया। जन का मतलब होता था ग्रुप ऑफ पीपल, दिस इज ग्रुप ऑफ पीपल, और ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है जब और संगठित हो गया तो इसको बोला गया जनपद, इसको बोला गया जनपद। अब हमें जो जनपद है, 3 मेन जनपद एक्सकेवेटेड साइट्स हमें देखने को मिलती हैं आपके बुक के हिसाब से। एक है जो आपका हस्तिनापुर है, दिस इज हस्तिनापुर, महाभारत के टाइम पीरियड में हस्तिनापुर हमें देखने को मिलती है। दिस इज प्रेजेंटली द स्टेट का एरिया ऑफ मेरठ हो गया। दूसरा इसके अलावा पुराना किला, दिस इज पुराना किला, और ये जो पुराना किला है ये दिल्ली वाला है, दिस इज दिल्ली वाला पुराना किला हो गया। इसके अलावा अतरंजी खेड़ा, दिस इज अतरंजी खेड़ा, यह आपका एटा में है, दिस इज एटा, उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है एटा, वहां पर ये हो गया था जो हमारे पास में जनपद के टाइम पीरियड में था। इसके बारे में शुरू में चीजें बताई गई हैं। फिर आगे बताया गया है कि लोग जो है वो किस तरीके से जनपद में रहते थे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हुआ करती थी। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर बात किया जाए तो एक तो कैरेक्टरिस्टिक इसकी ये थी कि लोग यहाँ पर हट बना करके रहते थे, लिव्ड इन हट्स, लोग घर बना करके हट बना करके रहते थे। दूसरी चीज़ यहाँ पर कैटल और एनिमल को लोग पाला करते थे, कैटल और एनिमल को लोग पाला करते थे। इसके अलावा फार्मिंग का काम किया जाता था, और फार्मिंग के काम में कौन कौन सी चीज़ें, राइस हो गया, वीट हो गया, बार्ले हो गया, ठीक है, शुगर केन हो गया, इन सब चीज़ों की पैदावार की जाती थी। ये सब क्रॉप से एक तरीके से जिनको यहाँ पर सीसम हो गया, मस्टर्ड हो गया, इन सब चीज़ों की यहाँ पर चीज़ें की जाती थी। पॉटरी की जाती थी, पॉटरी में यहाँ पर इस समय तक PGW डेवलप हो गया था, यानी कि पेंटेड ग्रेवेयर, दिस इज पेंटेड
ग्रे वेयर। हम लोगों ने डेली आंसर राइटिंग में एक क्वेश्चन किया था, यहाँ पर पॉटरी के बारे में बात किया था। तो बेसिकली 3 तरीके की पॉटरीज हम लोगों ने देखी। एक थी हमारी जो ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी थी, दूसरा हम लोगों ने देखा ओखर रेड वेयर पॉटरी हो गई, फिर हम लोगों ने देखा पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी, और उसके बाद से NBPW हो जाएगा, नदन ब्लैक वेयर पॉटरी। इन 4 तरीके के पॉटरीज हमें क्रोनोलॉजी वाइज देखने को मिल जाती है। तो ये 4 तरीके की है, जिसमें से हमारा जनपद के टाइम पीरियड में जो पॉटरी चल रही थी वो PGW यानी कि पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी चल रही थी। तो ये हम लोगों ने डिस्कशन किया। ये थी हमारी जनपद को लेकर के। जनपद का जो अगला रूप देखने को मिलता है वो और बड़ा रूप देखने को मिलता है, जिसे हम लोग महाजनपद के नाम से जानते हैं। दिस इज महाजनपदाज। समय के साथ में ये जो महाजनपद है, पहले तो 2 ही थे, लेकिन फिर उसके बाद से ये 16 महाजनपद बदल गए थे। किताब में आप देख सकते हैं 16 महाजनपदों का नाम लिखा गया है। गांधार हो गया, मतलब बेसिकली तक्षशिला थी, फिर उसके बाद से आपका कुरु हो गया, पांचाल हो गया, कौशल हो गया, काशी हो गया, वज्जी हो गया, मगध हो गया, अंग हो गया, ठीक है, अवंती हो गया, अश्मक हो गया। तो हमारे पास में कई सारे महाजनपद है। हालांकि 16 का नाम यहाँ पर लिखा नहीं गया है, और आगे की क्लास में आएगा तो हम लोग आगे की क्लास में डिस्कस कर लेंगे, बट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट महाजनपद के नाम दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए महाजनपद की क्या खास बात थी। अगर इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर कुछ खास बात इनकी हुआ करती थी। सबसे पहली खास बात इनकी ये हुआ करती थी कि जो महाजनपद है वो एक बड़ी लार्ज टेरिटरी के फॉर्मेट में है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं लार्ज टेरिटोरियल एक्सपेंशन हुआ करता था। दिस इज लार्ज टेरिटोरियल एक्सपेंशन हुआ करता था इनका। प्लस साथ में अब जो कि एरिया बड़ा है तो एक राजधानी बनानी पड़ती थी, तो सबकी अपनी कम से कम एक कैपिटल सिटी हुआ करती थी। हालांकि ये बदलती भी रहती थी और 2 भी होती थी। तीसरी चीज़ यहाँ पर अब फोर्टिफिकेशन देखने को हमें मिलता है। फोर्टिफिकेशन 2 तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है या तो स्टोन्स का होता था, या फिर ब्रिक का होता था, या फिर ये वुड का भी हो सकता था। अब जैसे आपके बुक में एक फोर्ट्स के बारे में यहाँ पर बताया गया, ये देखिए पूरी दीवार बनी हुई है, ईंट की दीवार मिली है, कौशाम्बी में हमें देखने को मिली है, जो कि प्रेजेंट डे इलाहाबाद के पास में है, जो कि माना जा रहा है 2500 साल पुराना है। तो फोर्टिफिकेशन हमें देखने को मिल जाता था। इसके अलावा हमें यहाँ पर टैक्स कल्चर भी देखने को मिला। टैक्स कल्चर भी हमें अब देखने को मिल रहा था। अब सवाल एक ये आता है कि आखिर में जो फोर्टिफिकेशन की जा रही थी, इस फोर्टिफिकेशन का सिग्निफिकेंस क्या था या इंपॉर्टेंस क्या था। कई तरीके के इंपॉर्टेंस थे। पहला इंपॉर्टेंस तो यही था कि पावर कैप्चर, कहीं ना कहीं पावर कैप्चर हो रखा था। जो राजा था वो पावर कैप्चर करके रखा था, तो उसको कभी मारा ना जाए, इस वजह से फोर्ट बना करके रखा गया था। इसके अलावा प्रोटेक्शन के लिए, लोगों की, जनता की प्रोटेक्शन के लिए भी कि ये हमारा फोर्ट रहेगा। इसके अलावा लैंड पर और लेबर पर कंट्रोल करने के लिए, लैंड और लेबर पर कंट्रोल करने के लिए भी ये हमारा पावर कैप्चर या फोर्टिफिकेशन करके रखा गया था। ये चीज़ आपके यहाँ बुक में दिखाई गई है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है टैक्स कलेक्शन को लेकर के। अब यहाँ पर टैक्स किस तरीके से कलेक्ट किया गया है ये इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर कुछ 5 तरीके के टैक्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है। कौन कौन से 5 टैक्स है? एक है जिसके बारे में बताया गया है, जिसे बोला जा रहा है भाग। भाग का मतलब ये है कि फार्मिंग का जितना भी प्रोड्यूस हुआ, जितना भी खेती निकल करके आई, उसका 1/6 भाग राजा को देना पड़ता था। अब देखिए क्यों देना है, क्योंकि सीधी सी बात है, जो राजा है वो तो पावरफुल है, उसके हाथ में सब कुछ है, सारी मतलब धरती हो गई, सब कुछ हो गया, वो तो राजा के ही अंडर में है। तो इस वजह से राजा को उसके बदले में एक चीज़ देनी होती थी, क्योंकि राजा आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो इस वजह से आपको राजा के लिए भी कुछ देना पड़ेगा। तो 1/6 भाग आपको राजा को देना पड़ता था, जो एग्रीकल्चरल एरिया हुआ करते थे। इसके अलावा जो क्राफ्ट पर्सन है, क्राफ्ट पर्सन का मतलब जैसे ब्लैक स्मिथ हो गया या फिर गोल्ड स्मिथ हो गया, ठीक है, मोची हो गया, तो इन लोगों को भी लेबर के फॉर्मेट में अपना टैक्स देना पड़ जाता था। इसके अलावा हर्डरर जो गए, हर्डरर जो है जो यहाँ पर निकल करके लेकर के आएंगे, उसके बारे में मतलब सबने अपना अपना जो भी प्रोड्यूस निकल करके आना है उसको आपको राजा को भी कुछ भाग देना पड़ जाएगा। इसके अलावा जो लोग ट्रेडर थे, तो गुड्स बॉट एंड सेल किया इन लोगों ने, तो सेल करने के बाद जो चीज़ें आपको मिली उसका भी आपको कुछ भाग देना पड़ता था। हंटर और गैदरर भी अगर है तो वो भी जो आपको मिला उसके बदले में आपको कुछ भाग देना पड़ता था। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं राजा को कुछ ना कुछ पार्ट देना पड़ जाता था, ये चीज़ें हुआ करती थी। एग्रीकल्चर में क्या चेंज आया? एग्रीकल्चर में जो चेंज आया था हम लोगों ने डिस्कशन कर ही लिया है। जैसे कि एक चेंज हमें ये देखने को मिला था कि जो लकड़ी के प्लॉ हुआ करते थे वो अब हल बन गए थे लोहे के। इससे क्या है, एग्रीकल्चर और बढ़िया हो गई थी। बेटर विद द वुडन फ्लोर स्टेट,
तो ज़्यादा ग्रेन हुई, ज़्यादा चीज़ें निकल करके आई, अब धीरे धीरे लोग और ज़्यादा डेवलप करना शुरू कर दिए थे। तो फार्मिंग बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हमें देखने को मिल जाती है। अब आपके बुक में देखिए 2 महाजनपद के बारे में बताया गया है, एक है मगध महाजनपद और दूसरा है वज्जी महाजनपद। क्यों 2 लिया गया है? कारण उसका है पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। अब देखिए पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस के तौर पर 2 चीज़ें इसलिए ली गई हैं। एक लिया गया है आपका मगध को लेकर के। अब देखिए जो मगध है ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टेरिटरी हुआ करती थी। महाजनपद पीरियड था, गंगा सोन के रिवर के कह लीजिए कि पास में ही था। कई सारी चीज़ें यहाँ पर थी। सबसे इंपॉर्टेंट था यहाँ पर ट्रांसपोर्ट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर थी रिसोर्स को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे। छोटा नागपुर का प्लेटू बनता है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। तीसरी चीज़, दिस एरिया वॉज नेचुरली फोर्टिफाइड। नेचुरल फोर्टिफिकेशन हमें देखने को मिल जाती है। नेचुरली फोर्टिफाइड हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। फिर एक और चीज़ थी, दिस वॉज एग्रीकल्चरली स्ट्रॉन्ग एरिया। यहाँ पर दिस इज एग्रीकल्चरली स्ट्रॉन्ग एरिया हुआ करता था, मतलब कि बड़ा अच्छा खासा यहाँ पर चीज़ें हुआ करती थी। एग्रीकल्चरली स्ट्रॉन्ग एरिया था। तो बहुत सारी चीज़ें हो गई जिसके कारण से अब धीरे धीरे जो मगध के जो रूलर आएंगे आने वाले टाइम में वो काफ़ी मतलब लंबे समय तक रहेंगे। और यही कारण था कि मगध एक बड़े एम्पायर के रूप में हमें देखने को मिल जाता है। इस एम्पायर में कई सारे डायनेस्टीज़ निकले थे। जैसे शुरू में है डायनेस्टी एक निकला था, नॉट है हर्यक डायनेस्टी निकला था। दिस इज हर्यक डायनेस्टी निकली थी। पितृहंता जिसमें मतलब शुरुआत होती है, अजातशत्रु हो गए, बिंबिसार हो गया, अजातशत्रु हो गए। फिर इसी तरीके से हमारे पास में देखने को मिल जाता है। फिर इसके बाद से हमें नंदवंश देखने को मिल जाता है। हालांकि इसके बाद भी डिफरेंट मतलब बीच में कुछ छोटे मोटे डायनेस्टीज़ वगैरह देखने को मिल जाते हैं, बट यहाँ पर मेन जो है वो नंदवंश देखने को मिलता है। और नंदवंश के बाद में फिर फाइनली घनानंद लास्ट राजा रहता है और फिर उसके बाद से मौर्य वंश आ जाता है यहाँ पर। तो मौर्य क्या है इसके बारे में तो खैर आगे हम लोग बात करेंगे। ये चीज़ हुआ करती थी। राजधानी यहाँ पर राजगृह थी जो कि अब प्रेजेंट डे बिहार में है। इसके अलावा पाटलिपुत्र भी राजधानी थी जो कि बाद में बदल दी गई थी। अब यहाँ पर जरा हमें समझने की ज़रूरत है, जब नंदवंश आया और जब ये डिक्लाइन की ओर में था घनानंद के, तो उसी समय पर अब अलेक्जेंडर का भी अटैक देखने को मिलता है 322 BC के आसपास में। अलेक्जेंडर का हमें यहाँ पर मेंशन मिल जाता है कि ये अटैक किया हुआ था। अलेक्जेंडर जो था वो मैसेडोनिया से आया था, मैसेडोनिया, और ये विश्व को जीतने की कामना करता था और विश्व को जीतने की एक तरीके से काफ़ी हद तक इसने पूरा भी कर लिया था। लेकिन इजिप्ट और वेस्ट एशिया के अलावा इंडिया के पार्ट को इसने कॉन्कर नहीं कर पाया था। मतलब काफ़ी ऊपर नॉर्थ के एरिया तक ही पहुंच पाया, जैसे ब्यास वगैरह का एरिया, लेकिन उसके आगे नहीं आ पाया था क्योंकि जो इसके सैनिक थे वो लोग कहीं ना कहीं गिव अप कर गए थे। और गिव अप करने के पीछे क्या कारण है, क्या हुआ था, ये जो झेलम वाली वॉर हुई थी, झेलम की एक वॉर होती है, इसको हाइडेस्पीस की वॉर होती है, इसमें क्या हुआ था, इन सब चीज़ों को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि आखिर में इसमें कहानी क्या थी, पोरस क्या था। ज़्यादा दिया नहीं गया, इस वजह से बहुत ज़्यादा इसमें आ भी नहीं रहा हूँ मैं। यहाँ पर जो मेन फोकस किया गया है वो है अंपायर को लेकर के, युद्ध को लेकर के नहीं किया गया, अंपायर को लेकर के किया गया है। दूसरा यहाँ पर लिया गया है वज्जी को लेकर के। अब सवाल ये उठता है कि अगर दोनों सेम से ही होते तो अलग एग्जाम्पल क्यों लिया गया है? अलग एग्जाम्पल लिया गया है क्योंकि यहाँ पर कुछ डिफरेंस है। वज्जी एक गणराज्य के रूप में था। गणराज्य का मतलब क्या होता है? गणराज्य का मतलब होता है जहां पर रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ द पीपल रूल करेंगे। दिस इज ग्रुप ऑफ द पीपल रूल करेंगे। और जबकि वही हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा है, ये है अंपायर। मगध एक अंपायर है जो कि एक मोनार्क के द्वारा कैप्चर किया गया था। तो ग्रुप ऑफ पीपल का मतलब हो गया गणराज्य। जैसे आज की डेट में देखेंगे वी आर लिविंग इन इंडिया, रिपब्लिक इंडिया बोलते हैं हम लोग इसे, तो ये भी एक गणराज्य के फॉर्मेट में जहां पर कई सारे लोग एक तरीके से कह लीजिए यहाँ पर गवर्न करते हैं, राज तो नहीं करते लेकिन गवर्न करते हैं। वज्ज जो है इसकी राजधानी वैशाली में थी। अलग अलग फॉर्मेट थे, डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमें देखने को मिल जाता है। तो ये दोनों में एक डिफरेंस है। सो इज यूज्ड फॉर ए ग्रुप। जो गण है वो यूज किया जाता था कई सारे लोगों के द्वारा। संघ जो होते थे ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन को ही बोला जाता है। तो यहाँ पर हाउवर वुमेन, दास एंड जो कामकार्स थे दे कुड नॉट पार्टिसिपेट इन दीज असेंबलीज। लेकिन जो बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हुआ करते थे उन लोगों को यहाँ पर हमें मेंशन देखने को मिल जाता है। अजातशत्रु और वज्ज के बारे में यहाँ पर बातें बताई गई हैं कि क्या चीज़ है। पब्लिक असेंबली किया करता था, दे मेट एंड एक्टेड टुगेदर, दे फॉलोड एस्टैब्लिश्ड रूलर एटसेट्रा एटसेट्रा। ज़्यादा कुछ खास है नहीं, आप चाहे तो एक बार इसको रीड कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक इसमें कुछ ऐसा खास इंपॉर्टेंट बात है जो कि आप नहीं जानते होंगे या फिर कोई चीज़ होगी। सो दिस वॉज द थिंग एंड यह आपका चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है।
यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स में दिया गया है। न्यू काइंड ऑफ राजाज, नए तरीके के राजा निकल करके आते हैं 3000 ईयर एगो। महाजनपद जो है 2500 ईयर्स एगो से निकल करके आता है। 322 के आसपास में हमें अलेक्जेंडर का इन्वेजन देखने को मिल जाता है, जो कि धिग निकाय में बताया गया है। बाकी गण और संघ का हमें एंड देखने को मिल जाता है 1500 के आसपास में, और लेटर वैदिक यहीं से शुरुआत हो जाती है। तो ये थी पूरी हम लोगों ने जो चैप्टर के बारे में डिस्कशन किया है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो रहेगा न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज को लेकर के, जहां पर हम बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड डिफरेंट फिलॉसफीज के बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की जो चीजें हैं। बाकी इसके एक क्रोनोलॉजी को समझिए। चैप्टर नंबर 6 है, मतलब क्लास की 6 है, बहुत ज़्यादा डिटेल दी नहीं गई है, बट यहाँ से आपको जो समझना है वो है क्रोनोलॉजी ऑफ द हिस्ट्री। कई लोगों को हिस्ट्री में जो प्रॉब्लम होती है वो क्रोनोलॉजी और उसके बेसिक्स क्लियर न होने की वजह से होती है। तो इसको एक बार रीड करिए एंड ट्राई टू मेक सम कंसेप्ट, और उसके बाद से जैसे जैसे हम लोग आगे के क्लासेस में बढ़ेंगे आपको और ज़्यादा चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। तो इसी को हम लोग और डिटेल करते जाएंगे। कंटेंट विल बी सेम बट डिटेलिंग ज़्यादा होती जाएगी और ज़्यादा अंदर घुसते जाएंगे जैसे जैसे हम लोग आगे के क्लासेस में बात करते जाएंगे। चलिए फिर यहाँ स्टॉप करते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट रहेगा तो टेलीग्राम चैनल और सोशल मीडिया की चैनल लिंक दी गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।